हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग तांबा धातु के ऊपर सवालों को करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने कैल्शियम के ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर, लेड, आयरन, मरकरी, इन सब के ऊपर देखा, वैसे ही हम लोग इसमें कॉपर मेटल के ऊपर सवालों को करने वाले हैं। हर एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक है, इसलिए सारे सवालों को ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वैज्ञानिकों के टीम में से, ये सारे जो वैज्ञानिकों के टीम रखे हैं, आपको बताना है इनमें से किसने सबसे पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है ब्रिटिश टीम ने, उनका सही है। तो ब्रिटिश टीम ने सबसे पहली बार 1985 में पता लगाया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र है। आज का जो हमारा सवाल है वो है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, बिहार है, इनमें से किस राज्य से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की। तो आंसर कीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं आज के टॉपिक के पहले सवाल पे। निम्न में कौन तांबा के संदर्भ में असत्य है। तांबा के बारे में कौन असत्य है, कौन गलत है। यह एक संक्रमण तत्व है। तांबा आपको मिल जाएगा डी ब्लॉक के अंदर, और डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। यह डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, ये कहना गलत हो जाएगा। तो बी हमारा आंसर। इसे सिक्का धातु भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के अंदर जो हमारा समूह संख्या 11 है, इसी को हम लोग 1B बोलते हैं। इसमें आपको मिलेगा कॉपर, उसके बाद मिलेगा सिल्वर और उसके बाद गोल्ड। इन सब को हम लोग सिक्का धातु बोलते हैं। तो कॉपर भी सिक्का धातु है, सिल्वर भी और गोल्ड भी। ये स्टेटमेंट सही है। कॉपर की परमाणु संख्या 29 कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये परमाणु संख्या आप ध्यान में रखिए। कॉपर का 29 है, सिल्वर का 47 है और गोल्ड का 79 है। निम्न में कौन तांबा का रासायनिक प्रतीक है। तांबा का रासायनिक प्रतीक होता है Cu। तांबा को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपर, ठीक है। लेकिन जो CO है ना, ये सिंबल कॉपर का नहीं है, कोबाल्ट का है। ये है कोबाल्ट का सिंबल CO। कॉपर का होता है Cu, क्योंकि ये जो सिंबल है Cu, ये लिया गया है लैटिन नाम से, जो होता है कॉपर के लिए क्यूप्रम, ठीक है, क्यूप्रम। तो बी हमारा आंसर। तांबा का लैटिन नाम है, क्यूप्रम। और ये क्यूप्रम जो नाम दिया गया, ये दिया गया साइप्रस के कारण, साइप्रस के लिए, ठीक है। साइप्रस जो कंट्री है, इसके लिए ये नाम है क्यूप्रम, और यहीं से सिंबल लिया गया है Cu। और तांबा को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपर। साइप्रस हम इसलिए बोलते हैं, साइप्रस से नाम इसलिए लिया गया है ये क्यूप्रम, क्योंकि तांबा को सबसे पहली बार प्राप्त किया गया था साइप्रस में। मतलब आप सीधा ये याद रखो कि तांबा का जो नाम पड़ा है, स्थान के नाम पर है। कौन सा स्थान? साइप्रस, क्योंकि साइप्रस में सबसे पहली बार तांबा को ढूंढा गया था। तो NCERT में ये लाइन मेंशन है, आप ध्यान में रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि जो कॉपर है उसका नाम किस चीज से लिया गया है। कलर से लिया गया है, किसी स्थान से लिया गया है, किसी माउंटेन से लिया गया है, इस तरह से कॉपर नाम लिया गया है साइप्रस से। तांबा डैश समूह का तत्व है। मैंने अभी आपसे कहा डी ब्लॉक के अंदर आपको मिलेगा समूह संख्या 11 में। इसी को हम लोग 1B बोलते हैं। 1A किसको बोलते हैं? समूह संख्या 1 को। 2A बोलते हैं समूह संख्या 2 को, और 2B बोलते हैं समूह संख्या 12 को। तांबा आवर्त डैश का तत्व है। तांबा ये आपको मिल जाएगा चौथे आवर्त में। डी ब्लॉक के अंदर आपको मिल जाएगा चौथे आवर्त में। तो आवर्त 4। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः डैश अयस्क से होता है। तांबे का अयस्क पूछा जाता है एग्जाम में काफी। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कॉपर पायराइट, जो कि आप बता ही दोगे क्योंकि यहाँ पर कॉपर लिखा हुआ है। और दूसरा पूछा जाता है मैलेकाइट के बारे में, ठीक है, कि मैलेकाइट किसका अयस्क है। तो कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, मैलेकाइट, कैल्कोसाइट, ये सारे अयस्क हैं तांबा के। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, CuFeS2। तो मेनली तांबे का निष्कर्षण जो है इसी कॉपर पायराइट से होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कॉपर पायराइट हो जाएगा। बाकी ये सारे अयस्क आप ध्यान में रखो, कम से कम कॉपर पायराइट और मैलेकाइट जरूर ध्यान में रखो। फेन प्लवन विधि द्वारा डैश अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अब अयस्क जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में भी होता है, सल्फाइड के फॉर्म में भी होता है, ऑक्साइड के फॉर्म में भी होता है। तो जो अयस्क सल्फाइड के फॉर्म में होता है, उनके सांद्रण के लिए, उनके कंसंट्रेशन के लिए फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल होता है, यानी कि फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है।
हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तांबा अभिक्रिया करता है। हम लोगों ने कई बार देख लिया हुआ है कि जो मेटल्स हैं जैसे कि लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे ना तो ठंडे पानी से, ना ही गर्म पानी से और ना ही वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो तांबा भी जो है ये जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ देखो कॉपर मिलेगा आपको हाइड्रोजन के जस्ट नीचे। तो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तांबा का उपयोग किया जाता है। तांबा का उपयोग किया जाता है सिक्का बनाने में, सिक्का धातु बोलते हैं इसे। बर्तन के निर्माण में, आपके घर में भी हो सकता है तांबे का बर्तन। विद्युत के संचालन में कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है करंट को कैरी करने के लिए, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। कैलोरीमीटर के निर्माण में, कैलोरीमीटर भी ये एक डिवाइस है जिसमें हीट को मेजर किया जाता है, ऊष्मा को मापा जाता है। ऊष्मा जो कि निकलती है रासायनिक अभिक्रिया से, उसको मापा जाता है कैलोरीमीटर से। तो इनमें से सभी, डी हमारा आंसर। पीतल यानी कि ब्रास तांबा और डैश का मिश्र धातु है। तो जो पीतल है ये तांबा और जस्ता यानी कि जिंक का मिश्र धातु है। तांबा इसमें मिलेगा 70%, बाकी का 30% जिंक होगा। पीतल का इस्तेमाल होता है बर्तन के निर्माण में, बर्तन बनाने में और मूर्तियों के बनाने में। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। कांसा में कॉपर थोड़ा ज़्यादा होता है 88%, और बाकी का जो 12% है वो टीन हो जाएगा। इसका इस्तेमाल भी बर्तन बनाने में, मूर्तियों के बनाने में होता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का घटक नहीं है। अब देखो जर्मन सिल्वर में ना सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। नाम में भले सिल्वर है लेकिन सिल्वर होता नहीं है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इसमें। कॉपर होता है 50%, टीन होता है 35%, निकल होता है 15%। इसका इस्तेमाल भी होता है बर्तन बनाने में, बर्तनों के निर्माण में, मूर्तियों के निर्माण में। गन मेटल तांबा, टीन और डैश का मिश्र धातु है। गन मेटल ये तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। इसमें कॉपर होगा 88%, टीन होगा 10%, जिंक होगा 2%। गन मेटल का इस्तेमाल होता है गन के बनाने में यानी कि बंदूकों को बनाने में और मशीनों के पार्ट पुर्जा बनाने में गन मेटल का इस्तेमाल होता है। सी हमारा आंसर। निम्न में किसे नीला थोथा या नीला कशिश भी कहा जाता है? नीला थोथा बोले तो ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल कहा जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। आप ये पूरा ध्यान में रखिए। ये अलग बात है कि आपको एग्जाम में केवल कॉपर सल्फेट लिख करके दिया जा सकता है, लेकिन आप ये पूरा ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड है तो ही ब्लू होगा, तो ही नीला होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कॉपर सल्फेट में पानी बिल्कुल भी नहीं है, एनहाइड्रस है, निर्जल है, ऐसे सिर्फ इतना है, तब ये रंगहीन होता है। ठीक है, जब तक इसमें पानी नहीं होगा तब तक ये ब्लू नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये पूरा ध्यान में रखो। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीला तोता में पानी के कितने क्रिस्टल होते हैं, तो आंसर आपको देना पड़ेगा 5। कॉपर सल्फेट आंसर। निर्जल कॉपर सल्फेट होता है। निर्जल कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट में पानी बिल्कुल भी नहीं है, एनहाइड्रस है। तो अगर पानी बिल्कुल भी नहीं है तो देखो ऐसा होगा, रंगहीन। ठीक है, हम इसके लिए बोलेंगे रंगहीन। वाइट मत बोलिएगा, रंगहीन बोलिएगा, कलरलेस। लेकिन जैसे आप इसमें पानी डालोगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी निर्जल कॉपर सल्फेट जो है वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो जाएगा। अगर हाइड्रेटेड हुआ तो वो नीला हो जाएगा। तो ए हमारा आंसर। श्वेत कांसा का मुख्य घटक है, यानी कि जो व्हाइट ब्रॉन्ज होता है उसका मुख्य घटक है। तांबा भी होता है, टीन भी होता है, जस्ता भी होता है। इनमें से सभी जो व्हाइट ब्रॉन्ज होता है वो मिश्र धातु है कॉपर, टीन और जिंक का, जिसमें टीन होगा 30% और जिंक होगा 15%। जो सिंपली आप कांसा बोलते हो, ब्रॉन्ज बोलते हो, उसमें आपने देखा कि कॉपर था 88% और उसके बाद जिंक था इसमें, माफ़ करना जिंक नहीं, टीन था इसमें 12%। इसमें क्या होता है, जिंक आपका आएगा और टीन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बाकी का जो बचा वो कॉपर हो जाएगा। रोल्ड गोल्ड तांबा और डैश की मिश्र धातु है। तो रोल्ड गोल्ड जो होता है उसमें गोल्ड नहीं होता है, उसमें सोना नहीं होता है। तांबा होता है 90% और एल्यूमिनियम होता है 10%। सी हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल भी बहुत होता है ज्वेलरी के रूप में। महिलाएं इसका इस्तेमाल भी बहुत करती है ज्वेलरी के रूप में, खास करके वो महिलाएं जिनके पास गोल्ड खरीदने के लिए पैसे नहीं है।
लेकिन वो गोल्ड जैसा पहनना चाहती है, तो ऐसे में वो रोल्ड गोल्ड का इस्तेमाल करती है, क्योंकि तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है तो काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, बट वो एक्चुअल में गोल्ड होता नहीं है। सी हमारा आंसर। निम्न में कौन हरे रंग का पदार्थ है? हरे रंग का पदार्थ है क्यूप्रिक क्लोराइड, तो बी हमारा आंसर। क्यूप्रिक क्लोराइड ये हरे रंग का पदार्थ है, ये भी हाइड्रेटेड होता है, ठीक है, हाइड्रेटेड है तो हरे रंग का है। क्यूप्रस ऑक्साइड ये रेड होता है। आप कॉपर सल्फेट के बारे में खास करके ध्यान में रखो कि जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू होता है। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा कॉपर सल्फेट के बारे में ही पूछा जाता है। मानव शरीर में तांबे की अधिकता से डैश बीमारी हो जाती है, तो तांबे की अधिकता से मनुष्यों में जो बीमारी होती है वो है विल्सन डिजीज, विल्सन बीमारी। विल्सन डिजीज ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक बीमारी है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये बीमारी ट्रांसफर हो जाती है। मिनीमाटा डिजीज, मिरासमस और इटाई, आपके लिए ये सवाल है, इसका आंसर आप दीजिए। ये सारी जो बीमारियां हैं मिनीमाटा, मिरासमस और इटाई, इनके पीछे क्या कारण है? ये सारी बीमारियां जो होती है क्यों होती हैं, ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर दीजिए। मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि तांबे की अधिकता से विल्सन बीमारी होती है और ये अनुवांशिक बीमारी है। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर समाप्त होता है कॉपर के ऊपर। सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान में रखिएगा इन सारे सवालों को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।